अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा बाप जलेबियां बनाता था और एक छोटा सा ढाबा था। मैंने सबसे छुपकर सीएसएस का इम्तिहान दिया। रिजल्ट का दिन था। डर और परेशानी की वजह से मेरे हाथ कांप रहे थे। अचानक मेरे दोस्त ढोल वाले को लेकर पहुंच गया। पास के सारे दुकानदार हैरान थे। मेरे अब्बा को जब मालूम हुआ वो खुशी से रोने लगे। उसी वक्त मेरे चच्चा दुकान पर आ गए। अब्बा पर तंज करने लगे, क्यों भाई, क्या क्लर्क की नौकरी लग गई है काजिम की? मेरे दोस्त ने हंसते हुए कहा, चच्चा अब तो आप तैयारी कर लें सरकारी गाड़ी में घूमने की। ये सुनकर चच्चा जैसे ही मुझको गले लगाने के लिए आगे बढ़े, सुबह 8 बजे घर में होते शोर से मेरी आंख खुल गई थी। कहने को रात भर मैं जागता रहा था और अब इस शोर की वजह से मुझे उकताहट होने लगी थी। अचानक ही अब्बा की आवाज मेरी कान के पर्दों से टकराई थी। काजिम जाग जाओ, सुबह हो चुकी है। तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। हर शख्स हमें यही कहता है कि इशफाक मियाँ, तुमने अपने बेटे की बिल्कुल ठीक तरबियत नहीं की है। बस आवारा दोस्तों के साथ घूमता रहता है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। नींद खराब होने के बायस मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं कुछ कर बैठूं। लेकिन अब्बा की बात भी दुरुस्त थी। मैंने फिलहाल उठने में ही आफियत जानी थी, क्योंकि जानता था कि अगर मैं नहीं उठा तो ये आवाजें बंद नहीं होगी। चुपचाप मैं वॉशरूम में चला गया। फ्रेश होकर बाहर आया तो अब्बा दुकान जाने की तैयारी कर रहे थे। मैं उन्हें देखते हुए बोला था, मुझे 200 रुपए दे दें, मुझे एक जगह काम से जाना है। यकदम उन्होंने घूर कर मुझे देखा था और चिल्लाते हुए बोले थे, तुमने मुझे आखिर समझ क्या रखा है? कभी 200 दे दें, कभी 300 दे दें। मैं कोई एटीएम मशीन हूं जिसके पास तुम पैसे लेने के लिए आ जाते हो? तुमने आखिर मुझे दिया ही किया है बचपन से लेकर अब तक? सिर्फ मैंने ही तुम्हारी जात पर पैसा खर्च किया, कभी तुमने मुझे पलट कर कुछ दिया है? उनकी बात सुनकर मैं चुप हो गया था। उस वक्त मुझे वाकई 200 रुपए की बेहद जरूरत थी, लेकिन अब्बा के तासुरात से बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो मुझे पैसे देंगे। मैंने चुप रहने में आफियत जानी। वो गुस्से से घर से निकल गए। उनके जाते ही अम्मी मेरी तरफ बढ़ी थी और मेरे कंधे पर धप से थप्पड़ मारते हुए बोली थी, कितनी बार तुम्हें समझाया है, कभी भी पैसे चाहिए होते हैं तो मेरे पास आ जाया करो। बेवजह तुम अब्बा को बोलते हो, उनका खून खौल जाता है। आखिर तुम खुद सोचो कासिम, तुम्हारे चचाओ, ताओ, मामू सबके बच्चे काम कर रहे हैं। बेटा तुम भी कोई अच्छी जॉब तलाश कर लो। मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता जब कोई तुम्हें इस तरह बोलता है। अम्मी की बात सुनकर मैं खामोश हो गया था। उन्होंने मेरी तरफ 200 रुपए बढ़ाए और मैं चुपचाप घर से निकलने लगा था जब वो बेसाख्ता बोली, नाश्ता तो करते जाओ। मगर अब्बा ने इतनी अफजाई कर दी थी कि उससे ही मेरा पेट भर चुका था। मैं बिना बोले घर से निकल आया था। मैं सीधा अपने दोस्त अयाज के पास आया। हम दोनों सुल्तान के पास जाना चाहते थे ताकि वहीं पर अपनी आगे की तैयारी मुकम्मल कर सकें। लेकिन मैं अयाज के घर पहुंचा तो इत्फाकी तौर पर वो पहले ही निकल गया था। मुझे पहुंचने में देरी हो चुकी थी। मैंने फौरन ही अपना माथा पीटा था। रात भर जागने के बायस मेरी सुबह आंख देर से खुल पाई थी। मुझे बेहद अफसोस हुआ था। मैं फौरन सुल्तान की तरफ दौड़ा था। मुझे इल्म था वो दोनों मेरा ही इंतजार कर रहे होंगे। मैं जैसे ही वहां पहुंचा तो मुझे देखते ही सुल्तान गुस्से से बोला था, अगर तुमने इस तरह लापरवाही का मुजाहिरा करना है तो हमें पहले बता दो। हम तुम्हारे इंतजार में नहीं बैठ सकते। हमारी अपनी जिंदगी है। तुम बेवजह सबका वक्त बर्बाद करते हो। तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक कहते हैं। तुम वाकई लापरवाह इंसान हो। हमारा कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारी वजह से हम भी पीछे रह जाएंगे। सुल्तान की बात सुनकर मेरे दिल को ठेस पहुंची थी। मैं उसको देखते हुए संजीदगी से बोला था, रात भर तैयारी कर रहा था यार, इसलिए सुबह आंख देर से खुली। तुम इस तरह बदतमीजी क्यों कर रहे हो? जबकि सुल्तान खामोशी से किताब की तरफ मतवज्जो हो गया। अयाज मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोला था, अरे छोड़ो यार, शुरू करते हैं। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। लेकिन मुझे सुल्तान की बात बहुत बुरी लगी थी। अगर उसके पास किताबें थीं तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं था कि वो मेरे साथ ऐसी बदसलूकी करता। मेरी आंखें नम हो गई थी। इंसान अगर गरीब हो तो हर शख्स उन्हें ऐसे ही बेइज्जत करता है। मैं चुपचाप वहां से खड़ा हो गया था। मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं मजीद अपनी रुसवाई
वहां बैठकर बर्दाश्त करता, अयाज फौरन मेरे पीछे आया था और मेरा हाथ थामते हुए बोला था, क्या हो गया? इतनी छोटी सी बात को लेकर तुम इतना ज्यादा सीरियस क्यों हो रहे हो? तुम्हारी वजह से हम काफी देर इंतजार करते रहे, इसीलिए सुल्तान को गुस्सा आ रहा है। तुम छोड़ो, पढ़ाई शुरू करते हैं, हमारा ही नुकसान हो रहा है। मैं उसकी बात सुनकर बोला था, मैं जैसे तैसे करके एग्जाम दे दूंगा, तुम दोनों तैयारी करो। सुल्तान के पास अगर किताबें हैं तो उसका मतलब हरगिज ये नहीं कि वो मेरी इतनी बेइज्जती करेगा। मैं किसी को इस चीज का हक नहीं देता। ये बोलकर मैं ठहरा नहीं था, बल्कि चुपचाप घर की तरफ निकल पड़ा था। मुझे यकीन था कि बाबा मुझे पैसे नहीं देंगे, वो मना कर देंगे, लेकिन अल्लाह पर यकीन रखने वाले कभी मायूस नहीं होते। कुछ दिन बाद मेरा इम्तिहान था और तमाम किताबें सिर्फ हमारे एक दोस्त के पास थीं। बाकी सब उसी की किताबों से फिलहाल तालीम हासिल कर रहे थे। मैं सीधा मस्जिद की जानिब रवाना हुआ। जोहर की आजान हो रही थी। मैंने फौरन वहां जाकर वजू बनाया था। वजू बनाते वक्त मेरी आंखें नम हो रही थीं। ऐसा लगता था जैसे मैं बहुत ज्यादा बोझ तले दब चुका हूं। अम्मी की बातें, बाबा के ताने, दोस्तों के रवैये मुझे बहुत तकलीफ दे रहे थे, मगर उस वक्त मुझे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही याद आया था, क्योंकि वही एक पाकज़ात है जो आपका हर दर्द, आपका दुख समझती है। मैंने फौरन बाजमात नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद मैंने बारगाह इलाही में हाथ बुलंद किए। आंखों से टप टप आंसू बहना शुरू हो गए थे। मैं अभी बहुत कम उम्री में था और इस कम उम्री में ही मुझे गुर्बत का एहसास बहुत शिद्दत से होने लगा था। मैं रब्बुल आलमीन को मुखातिब करते हुए बोला था, ए परवरदिगार, ए मेरे मौला करीम, ए मेरे अल्लाह मियाँ, मैं तेरे आगे बहुत आजिज़ी से बैठा हूँ। मेरा दिल बहुत तड़प रहा है। मेरा साथ देने वाला कोई नहीं। मैं अपनी जान से बढ़कर सबके लिए कर रहा हूँ, लेकिन किसी को भी मेरी हिम्मत और एफर्ट्स नजर नहीं आ रही। लेकिन मुझे यकीन है, मुझे कामिल यकीन है कि तू बहुत मेहरबान है। तू अपने हर बंदे से मोहब्बत करता है और मैं मान से कह सकता हूँ कि तू अभी भी मेरी मदद करेगा। या अल्लाह, मुझे किताबें चाहिए। उन किताबों के लिए पैसे, किसी भी तरह किसी गैबी मदद के जरिए मुझे किताबें दिला दे। मैं तेरे दर पर किसी भिखारी की मानद बैठा हूँ। या अल्लाह, मेरे लिए आसानी पैदा कर दे। काफी देर में अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगता रहा और फिर घर की तरफ रवाना हो गया। चंद कदम का फासला अबूर करके मैं घर पहुंचा तो बरामदे में अब्बा बैठे हुए थे। उन्हें देखकर मैंने धीमी आवाज में सलाम किया। कमरे में जाने लगा था जब अचानक उन्होंने मुझे पुकारा था, बात सुनो। मैंने पलट कर देखा तो वो मुझे देखते हुए बोले थे, आओ मेरे पास बैठो। उनका ये अंदाज देखकर मुझे थोड़ी घबराहट महसूस हुई थी कि अचानक उन्हें क्या हो गया, वरना कभी भी वो मुझसे इस तरह बात नहीं करते थे। मैं खामोशी से उनके पहलू में बैठ गया। वो मुझे देखते हुए सवालिया बोले, सुबह 200 क्यों मांग रहे थे? कुछ हुआ है? क्या चाहिए तुम्हें? मैं बिल्कुल खामोश था। एक लम्हे के लिए दिल किया कि बाबा से किताबों के पैसे मांग लूं, उनको अपने दिल की ख्वाहिश बयान कर दूं, अपना ख्वाब बता दूं, लेकिन मैं जानता था वो मेरी बात नहीं समझेंगे, वो मना कर देंगे। उनका यही कहना होगा कि तुमसे नहीं होगा, तुम रहने दो, तुम दुकान पर आकर बैठो। लेकिन फिलहाल मुझे वक्त चाहिए था और उसके लिए मैं अपना ख्वाब अपने तक ही महदूद रखता। मैंने बात को घुमा दिया था और चुप करके कमरे में चला गया था। पूरा दिन मैंने बिल्कुल खामोशी से गुजारा था, लेकिन रात होते ही मुझे बेचैनी शुरू हो गई थी। कुछ दिन बाद इम्तिहान थे। अगर मैं इस तरह हाथ पर हाथ रखे बैठा रहता तो कभी भी मैं तैयारी मुकम्मल ना कर पाता। मैं चुपचाप रात उठ 8 बजे सुल्तान के घर की तरफ रवाना हुआ। दिल बहुत उदास हो रहा था। आंखों में बार बार नमी आ रही थी। कई बार मेरे पांव लड़खड़ाए थे। दिल किया कि वापस लौट जाऊं, इतनी जलालत सहने की जरूरत नहीं। मगर आगे की मंजिल जब मुझे नजर आ रही थी तो मेरा दिल बोल रहा था, पलटो मत, नुकसान उठाओगे। एक दफा कोशिश तो करो। और इसी हिम्मत ने मुझे ठहरने नहीं दिया। चंद कदम का फासला अबूर करके मैं सुल्तान के घर के सामने पहुंच गया। दिल बहुत तेज तेज धड़क रहा था, लेकिन उस पल मैंने अपनी अना, अपनी इज्जत सबको कुचल दिया और सुल्तान के घर का दरवाजा बजाया। पहली दस्तक पर ही दरवाजा खोल दिया गया।
सामने सुल्तान के बाबा खड़े हुए थे। मैंने उन्हें धीमी आवाज में सलाम कहा तो वो फौरन बोले थे, सुल्तान अपने कमरे में तैयारी कर रहा है, तुम जीने वाले हिस्से की तरफ से चले जाओ। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और फौरन सुल्तान के कमरे की तरफ बढ़ा था। उसके कमरे के दरवाजे के करीब पहुंचकर मैंने गहरी सांस हवा के सपुर्द की थी। जिनके पास पैसा हो, रुतबा हो, उनके लिए जिंदगी कितनी आसान होती है। मुश्किलात तो हम जैसे मिडिल क्लास घराने के बच्चों को होती है, जिन्हें एक एक ख्वाब पाने के लिए कई कई साल रियासतें तय करनी पड़ती हैं। मैंने सुल्तान के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी तो पहली दस्तक पर ही दरवाजा खोल दिया गया। सामने ही सुल्तान खड़ा हुआ था। वो मुझे देखते हुए बोला, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अगर मैंने तुम्हें कुछ बोल दिया तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि तुम रूठ कर चले जाओ। अभी हमारे इम्तिहान होने वाले हैं, थोड़ा बहुत वक्त की पाबंदी कर लो। बस मैं इतना कहना चाहता था, लेकिन तुम ठहरे ही नहीं। मगर मैं कुछ नहीं बोला, बस सर झुकाए उसके सामने खड़ा रहा। मेरी मजबूरी थी और इस मजबूरी का हर शख्स फायदा उठा रहा था। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे देखते हुए बोला था, आ जाओ हम लोग आगे की तैयारी मुकम्मल कर लेते हैं। जबकि मैं चुपचाप अंदर चला गया। हम काफी देर तक बैठे तैयारी करते रहे। तकरीबन रात के 12 बज गए थे जब बाबा की कॉल आई। मजबूरन मुझे घर आना पड़ा, लेकिन मैं मेन टॉपिक्स की तस्वीरें मोबाइल में ले आया था ताकि घर बैठकर तैयारी कर सकूं। लेकिन मैं नहीं जानता था कि मेरे लिए कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है। मैं घर पहुंचा तो घर के सामने हजूम लगा हुआ था। यकदम मेरे माथे पर बल पड़े थे कि भला घर के अंदर हुआ क्या है। मैं फौरन जल्दी जल्दी घर पहुंचा तो सामने चाचू और बाबा खड़े थे और दोनों ऊंची ऊंची आवाज में झगड़ा कर रहे थे। मैं फौरन बीच बचाव के लिए आगे बढ़ा। बाबा को मैंने थाम कर पीछे किया था, जबकि चाचू मुझे देखते हुए बोले थे, मुझसे क्या लड़ रहे हो? तुम अपने बेटे से कहो तुम्हें पैसे कमा कर दे। बेवजह तुम हमारे बाप की जायदाद पर नजर लगाए बैठे हो। जबकि बाबा फौरन बोले, वो सिर्फ तुम्हारा बाप नहीं था, मेरा भी कुछ लगता था। सब भाई बहन अलग अलग हो गए हैं, सिर्फ तुम ही हो जो अब्बा की जायदाद पर कब्जा किए बैठे हो। मैं शर्म आनी चाहिए, बहनों का भी शरई हक होता है। जबकि चाचू अब गालियां देना शुरू कर चुके थे। मैं उन्हें देखते हुए बोला था कि आप चले जाएं, मैं बाबा को समझा दूंगा। इस तरह मोहल्ला इकट्ठा ना करें। मेरी बात सुनकर चाचू ने यकदम मुझे धक्का दिया और मुझे देखते हुए गुस्से से बोले थे, तुम हमारे बीच में ना बोलो, तुम्हारी औकात ही क्या है? न तुम कुछ करते हो न कुछ कमाते हो। बात भी सिर्फ उन लोगों से की जाती है जो कमाते हैं। तुम सिर्फ और सिर्फ अपने बाप के टुकड़ों पर पल रहे हो। चाचू की बात सुनकर मेरे दिल को कुछ हुआ था। आंखें बेसाख्ता नम हुई थी जब अचानक बाबा मेरे सामने आ गए और अपने छोटे भाई को देखते हुए बोले थे, हाँ, मेरा बेटा मेरे टुकड़ों पर पल रहा है, तुम्हें इससे क्या मतलब? जाओ यहां से, मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है और आइंदा के बाद मेरी दहलीज पर कदम रखने की कोशिश भी मत करना। मेरा तुमसे और तुम्हारा मुझसे कोई वास्ता ताल्लुक नहीं है। और रही अब्बा की जायदाद की बात, तो वो अब कोर्ट के जरिए मैं तुमसे लूंगा। सीधे तरीके से तो तुम किसी भी बहन भाई का हक नहीं दोगे। जबकि चाचू वहां से गालियां देते हुए चले गए थे। मैं हैरान था, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि बाबा मेरी खातिर लड़े थे। वो अब दरवाजा बंद कर चुके थे। घर में मौत जैसा सन्नाटा छाया हुआ था। अम्मी बाबा के पास ही बैठी हुई थी, जबकि मैं किचन की शेल्फ के साथ टेक लगाए खड़ा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से हुआ क्या है। हाँ, चाचू और बाबा, इन दोनों की लड़ाई जायदाद के पीछे होती रहती थी, मगर आज तक बात गाली गलोच तक नहीं आई थी। चाचू बाबा की बहुत इज्जत करते थे, लेकिन आज मामला काफी बिगड़ गया था। मेरी अम्मी उनकी तरफ पानी बढ़ाते हुए बोली थी, आप क्यों अपना बीपी हाई कर रहे हैं? आपको पता तो है फराज इसी तरह बर्ताव करता है। आप क्यों गुस्सा हो रहे हैं? जब अचानक बाबा ने पानी का गिलास जमीन पर पटखा था और मुझे देखते हुए धाड़ कर बोले, ये सब तुम्हारी इस नाहिंजार औलाद की वजह से हो रहा है। अगर ये कुछ कर रहा होता तो आज मुझे इसकी वजह से उस 2 टके के इंसान की बातें न सुननी पड़ती। तुम खुद बताओ, तुम्हारे भाई का बेटा भी तो कमा रहा है,
लेकिन ये क्या करता है? ये भी तो इसकी उम्र का ही है। इसने आज तक हमें कुछ दिया है? सिर्फ और सिर्फ हमारी तजलील करवाई है। तुम देख लेना ज़ीनत, ये हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। आज वो मुझे ज़लील करके गया है, कल गली का हर शख्स मुझे खड़ा होकर इसकी वजह से बातें सुनाएगा। ये बात तुम मेरी लिख लो। मैं बिल्कुल खामोश खड़ा था। बेरोज़गारी इंसान के लिए कितनी तकलीफ़देह होती है, ये मुझ जैसा इंसान ही समझ सकता है। बाबा मुझे देखते हुए बोले थे, "अगर तुम कल सुबह दुकान पर नहीं आए, तो याद रखना काज़िम, मेरा और तुम्हारा कोई वास्ता ताल्लुक नहीं है।" तुमने मेरी इज्जत को मट्टी में मिला दिया, मुझे किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। ये कहते कहते वो रो पड़े थे, जबकि मैं चुपचाप कमरे में चला गया था। मेरा दिल बहुत उदास हो चुका था। मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी अपनी इस ख्वाहिश को पूरा कर पाऊंगा। बाबा का प्रेशर, मुआशरे का प्रेशर, ये तमाम चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही थीं। काफ़ी देर तक मैं गुमसुम बिस्तर पर बैठा रहा। जब अचानक दरवाजे पर आहट हुई, मैंने सर उठाकर देखा तो अम्मी खड़ी हुई थीं। खाने की ट्रे लिए मैंने चुपचाप रुख फेर लिया। वो मेरे करीब आ गई थीं, मेरे सर पर हाथ रखते हुए बोली थीं, "बेटा, मैं जानती हूँ तुम बहुत उदास हो। तुम्हारे बाबा को इस तरह की बातें नहीं बोलनी चाहिए थी, लेकिन वो भी अब थक चुके हैं। तुम एक काम करो, या कोई जॉब तलाश कर लो या फिर अपने बाबा के पास दुकान पर चले जाओ। महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है। तुम्हारे बाबा कोई बड़ी दुकान लिए बैठे नहीं है, एक मामूली ढाबा चलाते हैं, जिसमें हम सबको गुजारा करना पड़ता है। तुम्हारी बहन भी बड़ी हो रही है, कल को उसकी भी शादी करनी है, जहेज देना है, तब हम क्या करेंगे?" उनकी बात मैं बखूबी समझ रहा था। फिलहाल मैंने चुप रहने में आफियत जानी थी। वो मुझे खाना खाने की हदायत करके कमरे से चली गई थी, जबकि मैं उनके जाने के बाद अपना सर थाम चुका था कि कैसी मुश्किल मुझ पर आई है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। काफी देर तक मैं इस बारे में सोचता रहा था, और फिर सर झटक कर मैंने अपना मोबाइल फोन निकाल लिया था, जिसमें मेन टॉपिक्स कैद थे। काफ़ी देर तक मैं उनके ज़रिए तैयारी करता रहा था। तकरीबन सुबह 5 बजे मैंने फ़जर की नमाज़ अदा की थी, और फिर मैं अपने बिस्तर पर लेटा था। कब मेरी आँख लगी, मुझे कुछ इल्म नहीं हुआ था। अगली सुबह मेरी आँख बाबा के उठाने पर ही खुली थी। वो काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे थे, आँखें माथे पर रखी हुई थीं, चेहरा लाल सुर्ख हो रहा था। मैंने उनके तासुरात देखकर भांप चुका था कि वो लाज़मी आज मुझे अपने साथ दुकान पर लेकर जाएँगे। मैंने फ़िलहाल मसलहत इसमें जानी थी कि मैं दुकान पर चला जाऊँ। अगर मैं यहाँ ठहरता तो मेरे लिए मुश्किल ही खड़ी होती। मेरे पास जो 1-2 किताबें मौजूद थीं, मैंने उन्हें अपने साथ ले लिया था, ताकि जब कुछ वक़्त मिले तो मैं तैयारी कर लूँगा। बाकी रात के वक़्त सुल्तान के पास चला जाऊँगा, उसके घर ही मुकम्मल तैयारी करूँगा। मैं बाबा के साथ नाश्ता करके दुकान की तरफ रवाना हो गया था। उन्होंने मेरे हाथ में मौजूद शॉपर को देखकर पूछा भी था कि इसमें क्या है, मगर मैं उनको अपनी बातों में उलझा चुका था। बाबा की बहुत बड़ी दुकान नहीं थी, बस एक छोटा-सा ढाबा था, जिस पर वो जलेबियाँ बेचा करते थे। मैंने बचपन से लेकर बड़े होने तक तंदकती की ज़िंदगी ही गुज़ारी थी। सिर्फ़ और सिर्फ़ अज़ियत ही मिली थी, मगर मैंने कभी भी शिकायत नहीं की थी कि इस बच्चे को इतना मिला है, तो मुझे क्यों नहीं? मामू के बेटे के पास ये है, तो मेरे पास क्यों नहीं? मैंने हमेशा शुक्र अदा किया था। यही वजह थी कि मेरे बाबा मुझे बहुत चाहते थे। इस बात से मैं बखूबी वाकिफ़ था। वो मुझे थोड़ी-थोड़ी चीज़ें सिखा रहे थे, जैसे जलेबी बनाना, कस्टमर को डील करना, उन्हें सामान देना। मैं थोड़ी बहुत चीज़ें समझ गया था, और सामान बाँध कर आने वालों को देता जा रहा था। दुकान के एक कोने पर बैठकर मैंने थोड़ी बहुत तैयारी की थी, ताकि मुझे मुश्किल दरपेश ना आए। मैं जानता था कि पूरा दिन सुल्तान और अय्याज़ मेरा इंतज़ार करते रहे होंगे, लेकिन मैं क्या करता? मैं भी अपनी तरफ से काफ़ी मजबूर था। तकरीबन बाबा ने मुझे 5 बजे छुट्टी दी थी कि अब तुम जहाँ जाना चाहते हो, जा सकते हो। मैं उनके साथ एक पाँव पर खड़ा रहा था। शायद उन्हें मेरी हालत पर रहम आ गया था। कई बार उन्होंने मुझसे पूछा भी था कि ये किस किस्म की किताबें हैं? तुम क्या पढ़ रहे हो? लेकिन मैंने हर बार उन्हें टाल दिया था। अभी फ़िलहाल मैं किसी को भी अपनी मंज़िल के बारे में नहीं बताना चाहता था। मैंने यही सुन रखा था कि जब आप अपने ख्वाब के बारे में किसी को बता देते हैं,
تو آپ کبھی بھی اس منزل کو حاصل نہیں کر پاتے۔ اس لیے میں نے چپ رہنے میں عافیت جانی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنا شروع ہو گیا تھا۔ شروعات میں ایاز اور سلطان مجھ سے کافی تنگ آ گئے تھے، لیکن میں مجبور تھا۔ بابا اور امی کو میں ناراض نہیں کر سکتا تھا، ان کی خاطر ہی تو میں یہ خواب دیکھ رہا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور آج میرا امتحان تھا۔ میرا دل بہت گھبرایا ہوا تھا۔ ایسی بے چینی مجھے آج سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ صبح سویرے میں جاگ چکا تھا۔ بابا کے اٹھنے سے پہلے ہی میں گھر سے چلا گیا تھا۔ بس چھوٹی بہن کو اطلاع دی تھی کہ میں کام سے جا رہا ہوں، آنے میں تھوڑا وقت لگے گا، جبکہ اس نے مجھے روکا بھی تھا کہ بھائی آپ نہ جائیں، بابا غصہ کریں گے۔ لیکن فی الحال میرا جانا ضروری تھا۔ میں روڈ پر پہنچا تو وہاں پر سلطان اور ایاز کھڑے ہوئے تھے۔ وہ مجھے دیکھتے ہی غصے سے بولے تھے، آج کے دن بھی تم لیٹ ہو؟ جبکہ میں ان سے فوراً ہی معذرت کر کے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ہمارا بورڈ کافی دور پڑا تھا۔ سارے راستے میں نے ریویژن کرتے گزاری تھی۔ امتحانی کمرے میں پہنچ کر بھی میرا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آنکھیں بند کر کے میں نے تمام آیتیں پڑھ لی تھیں، اللہ کا نام لیا تھا، امی بابا کو یاد کیا تھا اور پھر امتحان دینا شروع کر دیا تھا۔ دل گھبرا رہا تھا، ڈر بھی لگ رہا تھا، لیکن جتنی تیاری میں نے کی تھی، خدا تعالیٰ کا شکر تھا، پیپر پورا آیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ ٹھیک 3 گھنٹے بعد ہم سب سے پرچے لے لیے گئے تھے۔ میں کافی مطمئن تھا، میرا پیپر اچھا گیا تھا، لیکن اس سب کے باوجود ٹینشن حد سے زیادہ تھی۔ میں نے کوئی معمولی ایگزام نہیں دیا تھا، میں نے CSS کا امتحان دیا تھا، جس میں بہت کم لوگ پاس ہوتے ہیں، زیادہ تر لوگ تو فیل ہی ہو جاتے ہیں، آگے ہی نہیں بڑھ پاتے۔ امتحانی کمرے سے باہر نکل کر میں سلطان اور ایاز سے ملا تھا۔ دونوں کے چہرے کافی بجھے ہوئے تھے۔ میں حیران ہوا تھا کیونکہ تیاری ہم تینوں کی ایک جیسی تھی۔ میں فوراً بولا، کیا ہوا؟ تم دونوں اتنے اداس کیوں لگ رہے ہو؟ پیپر اچھا نہیں گیا کیا؟ جبکہ وہ دونوں بجھے دل سے بولے، کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، بس دے دیا، اللہ مالک ہے۔ میں ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تھا، اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھو اور رب العالمین ہماری محنت کو دیکھ رہا ہے، یقیناً اس کا اجر ہمیں لازمی ملے گا۔ جبکہ وہ دونوں بھی ہاں میں ہاں ملانے لگے تھے۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ میں بابا کے ساتھ ان کی دکان پر چلا جاتا تھا۔ پہلے تو 5 بجے تک گھر واپس آ جاتا تھا، لیکن اب میں نے فل ٹائم ان کے ساتھ گزارنا شروع کر دیا تھا۔ ہر وقت میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کرتا رہتا تھا کہ میرا رزلٹ اچھا آئے۔ آج معمول کا دن تھا۔ بابا اور میں خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ آج اتفاقی طور پر گاہک کافی کم آئے تھے۔ بابا مجھے دیکھتے ہوئے اچانک بولے تھے، کاظم ایک بات پوچھوں تم سے؟ میں نے سر کو ہلکی سی جنبش دی تو وہ بے ساختہ بولے، میں نے کئی بار آدھی آدھی رات کے وقت تمہیں کچھ یاد کرتے دیکھا تھا۔ کبھی تم کوئی کتاب لیے اپنے کمرے میں ٹہل رہے ہوتے تھے، یا کبھی موبائل کے ذریعے تم کچھ یاد کر رہے ہوتے تھے۔ سب ٹھیک ہے بیٹا، تم کیا کرتے تھے؟ اب کافی دنوں سے نوٹ کر رہا ہوں، تم اس روٹین سے تھوڑا ہٹ گئے ہو، وقت بھی دکان پر زیادہ دے رہے ہو۔ ان کی بات سن کر میں چند لمحے خاموش ہوا تھا۔ مجھے اب وقت مناسب لگ رہا تھا کیونکہ آج رزلٹ کا دن تھا۔ میری حالت ویسے ہی خراب ہو رہی تھی، لیکن بابا کے سوال سے میں تھوڑا الجھ گیا تھا۔ اگر چند لمحے سوچنے کے بعد دھیمی آواز میں بولا تھا، میں جانتا ہوں بابا، آپ کے لیے یہ خبر کافی حیران کن ہوگی، لیکن یہی حقیقت ہے۔ میں نے آپ سے، امی سے، چھوٹی سے، سب سے چھپ کر CSS کا امتحان دیا ہے۔ میری بچپن سے خواہش تھی کہ میں ایک اچھا افسر بنوں، بس آج رزلٹ کا انتظار ہے۔ آپ دعا کرنا کہ میں کامیاب ٹھہروں۔ بابا مجھے بے یقین نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ابھی میں مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی مجھے ایاز اور سلطان سامنے سے ناچتے ہوئے آتے دکھائی دیے تھے۔ ان کے ساتھ ڈھول والے بھی موجود تھے۔ تمام دکاندار باہر نکل آئے تھے۔ ان کی خوشی دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے اپنا خواب سچ ہوتا ہوا نظر آیا تھا۔ سلطان بھاگتا ہوا میرے پاس آیا تھا اور میرے چہرے کو تھام کر بولا تھا، ہم تینوں نے بازی مار لی، تم سب سے ٹاپ پر آئے ہو، ہم تینوں CSS کا امتحان پاس کر گئے ہیں۔ جبکہ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے سلطان کی بات سن رہا تھا، جب اچانک مجھے میرے بابا کے رونے کی آواز آئی تھی۔
میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ سسکیوں سے رو رہے تھے۔ میں فوراً ان کی طرف بڑھا تھا۔ جب انہوں نے مجھے خوشی سے گلے لگا لیا تھا، پاس موجود دکانوں سے لوگ باہر آ گئے تھے، سب گلے مل کر مجھے مبارکباد دینے لگے تھے، جب اچانک پیچھے سے میرے چاچو کی آواز مجھے سنائی دی تھی، مبارک ہو کاظم، بہت خوشی کی بات ہے، تم نے سی ایس ایس کا امتحان پاس کر لیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ مجھے گلے لگانے لگے تھے۔ بابا کا چہرہ سخت ہو گیا، لیکن میں دھیما سا مسکرایا۔ زندگی میں ان لوگوں کو بھی معاف کر دینا چاہیے جنہوں نے آپ کا دل دکھایا ہو۔ کیا پتا کب زندگی ختم ہو جائے، کچھ پتا نہیں چلتا۔ میں آگے بڑھا تھا، چاچو کو گلے لگایا تھا، اپنے ہاتھوں سے ان کو مٹھائی دی تھی، جبکہ میرا ایسا رویہ دیکھ کر وہ دنگ رہ گئے تھے۔ میں ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تھا، جانتا ہوں آپ میرے رویے سے حیران ہیں، لیکن میرے باپ نے میری تربیت اتنی اچھی کی ہے کہ میں ہر بڑے کی عزت کرنا جانتا ہوں۔ جبکہ میرے چاچو خاموش ہو گئے تھے۔ تمام دکاندار مجھے مبارک دے کر جا چکے تھے، جبکہ بابا کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ خوشی سے جھوم اٹھیں۔ چاچو اب تک ہماری دکان کے پاس ہی سر جھکائے خاموش کھڑے تھے، یقیناً وہ بے یقین تھے۔ بابا اور میں نے انہیں مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا۔ بابا اب دکان بند کر رہے تھے تاکہ گھر جا کر امی کو اطلاع دے سکیں میں نے سی ایس ایس کا امتحان پاس کر لیا ہے، جب اچانک میرے چاچو نے ہاتھ جوڑ دیے۔ بابا نے بے ساختہ پلٹ کر ان کی طرف دیکھا تھا، جب وہ روتے ہوئے بولے تھے، بھائی جان مجھے معاف کر دیں، مجھے آج آپ کے بیٹے نے ایک بہت بڑا سبق دے دیا ہے۔ میں حیران ہوا تھا کہ اچانک سے انہیں کیا ہو گیا۔ بابا بھی ان کی طرف بڑھے تھے۔ وہ مزید بولے، واقعی زندگی بہت چھوٹی ہوتی ہے، ہم زندگی کو بے وجہ مشکل بنا دیتے ہیں۔ وہ بالکل ٹھیک بول رہا ہے، آپ نے واقعی اپنے بیٹے کی تربیت بہت اچھی کی ہے۔ جب وہ اپنی تربیت کا مظاہرہ دکھا سکتا ہے تو میں بھی اپنی تربیت کا مظاہرہ دکھا سکتا ہوں۔ پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، اور رہی گھر کی بات تو میں آج ہی اسے بیچنے کو تیار ہوں۔ جبکہ بابا مسکراتے ہوئے ان کے گلے لگ گئے تھے۔ آج وہ اتنا خوش تھے کہ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کچھ کر بیٹھیں۔ وہ ان کا کندھا تپ تپاتے ہوئے بولے تھے، مجھے کسی کی معافی کی ضرورت نہیں ہے، میرے بیٹے نے آج میرا سر فخر سے اونچا کر دیا ہے۔ تم اس گھر میں رہو، ساری زندگی رہو، مجھے اب کوئی مسئلہ نہیں، میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے، مجھے اب کسی سے کچھ نہیں چاہیے۔ جبکہ بابا کا ایسا انداز دیکھ کر میں بھی کھل اٹھا تھا۔ ہمارے ماں باپ بہت معصوم اور نادان ہوتے ہیں، ہم تمام اولادوں کو چاہیے کہ ان کا احسان مانیں۔ انہوں نے ہمیں زندگی دی، اتنی مہنگائی میں انہوں نے ہمیں بڑا کیا۔ آج کل کی اولاد جو ماں باپ کے سامنے کھڑی ہو کر زبان چلاتی ہے، اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ ان کے ماں باپ نے ان کے لیے کیا کچھ قربان کیا ہے، کبھی ایسی بات نہ کر پائیں۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت